हेलो वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ हमारे साथ बच्चे कुछ नए जुड़ रहे हैं, तो उनके पास अगर ये नंबर नहीं है तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। ये अंकित सर का नंबर है और उनको बोलिए कि वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी वाले ग्रुप में जोड़ लेंगे, जिससे ये जनरल पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको समय रहते हुए जो यूट्यूब की नोटिफिकेशन है वो आपको आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अपने कुछ जो क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन पे डिस्कशन करके और अगली वीडियो में उस पर डिस्कशन किया जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है जी, भाषा से है। भाषा क्या है मतलब खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली आप देखते होंगे, आप जिस भी राज्य के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई बोली या भाषा बोली जाती है, ठीक है। बोली क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट, ठीक है। तो कोई भी आपके साहब के आसपास में आपको बोली जा रही होगी, तो उनमें से हो सकता है कि कुछ बच्चे हमारे साथ इस क्षेत्र से भी जुड़े हों, जहां पर मैथिली बोली जा रही है, जहां पर कोरवी बोली जा रही है, जहां पर अवधी बोली जा रही है, ठीक है। यानी कि जो मैथिली का क्षेत्र है आपको बताएं, वो आपका बिहार के मुख्य क्षेत्र आते हैं, जैसे कि पटना, गया, ठीक है। और कोरवी का जो मुख्य क्षेत्र है वो है दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए, जैसे कि यूपी के मुख्य हिस्से, जैसे कि आपको सहारनपुर, ठीक है, आपका बागपत, बड़ौद और आपका मेरठ और आसपास के जो भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहां सब जगह ये बोली जाती है। और अवधि आपको पता ही है, अवधि जो होती है आपके अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र का है आपका जो लखनऊ का जो मुख्य हिस्सा है, ठीक है ना, लखनऊ के जो मुख्य मुख्य हिस्से हैं, जिसमें आपका उन्नाव आ गया, ठीक है, आपका ये मेन लखनऊ आ गया, ठीक है। तो ये आपके आगे सारे जहां पर अवध क्षेत्र इसको बोला जाता है। अयोध्या वाला भी वहीं पे ही है, फैजाबाद, अयोध्या वगैरह, ठीक है। तो बात करते हैं खड़ी बोली की। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया। तो खड़ी बोली कहाँ है? जैसे दिल्ली में कौन सी बोली बोली जाती है? दिल्ली में बोली जाती है खड़ी बोली, ठीक है। लठमार बोली भी इसको बोल सकते हैं। और ये क्या ऑप्शन हो गया? आंसर नंबर हमारा बी। अब थोड़ा कोरवी के बारे में जानते हैं। जो कोरवी है, ठीक है, जिसका जो अभी वर्तमान में इसका नाम खड़ी बोली और मूल नाम है कोरवी। तो इसके कोरवी से पहले भी एक नाम हुआ करता था, वो था आपका कुरु, ठीक है। आप कुरु वंश पढ़ा होगा महाभारत में, ठीक है। तो ये कुरु कुरु था, कुरु के बाद बना कौरवी, कौरवी के बाद बना खड़ी बोली। तो जो कुरु नाम था, कुरु नाम को कौरवी करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये नाम आप लिख लीजिए। हिंदी में जाना माना नाम है, कवि, लेखक वगैरह पता नहीं क्या क्या है, पद्म भूषण वगैरह पता नहीं क्या क्या इनको अवार्ड अवार्ड मिले हुए हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने कुरु शब्द को कौरवी किया, और अभी वर्तमान में ये खड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, जलता है यह जीवन पतंग में। इतना ही है। पूछा है कि उपमेय क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है उपमेय, उपमेय और उपमान दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले भी बताइए आपको उपमेय और उपमान, ठीक है ना। शॉर्ट में समझते हैं। देखिए उपमान कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है जिसके बारे में वो चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर उस चीज की जिससे समानता, यानी कि उसकी तरह वो चीजें, मतलब उसके साथ सिमिलर चीजें जो बताई जाए। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है, ये जो जीवन जीवन पतंग वाली जो बात करी है, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूछा सिर्फ उपमेय। देखिए यहाँ पर जो पतंग है, जीवन और पतंग में चीज क्या है? चीज एक पतंग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उपमान। और जो जीवन है वो इसकी तरह कह रहा है कि पतंग की तरह, यानी कि कभी यहाँ वहां उड़ता रहता है, ठीक है, या जलता है यह जीवन पतंग में, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज हो गई वो हमारी वो हो गई पतंग, और ये किसकी तरह है? ये जीवन, यानी कि जो जीवन है वो पतंग की तरह हो रहा है। इसलिए जिसके बारे में सिमिलर चीजें बताई जा रही हैं वो क्या होगा? हमारा उपमेय।
और जिस चीज की तुलना करी जा रही थी वो क्या हमारा उपमान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसमें हमारा बी, जीवन। चलिए अगला प्रश्न पे चलिए। निम्न में से किस शब्द में आव प्रत्यय है? आव किस में है बताइए? सजावट, लिखावट, मिलावट या बचाव। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों शब्द लगभग एक जैसे ही हैं और इन तीनों में ही एक ही प्रत्यय देखा जाता है, वो है आवट। ठीक है, क्या है? आवट। जैसे कि सज प्लस आवट, लिख प्लस आवट, मिल प्लस आवट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? बचाव। तो यही बचाव में बच प्लस आव क्या बन गया? बचाव। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, वे संस्कृत के मूल शब्द जिनको तोड़ मरोड़ कर अभी वर्तमान में बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? संस्कृत के वे शब्द जिनको तोड़ मरोड़ कर अभी वर्तमान में बोला जाता है, जिनका इस्तेमाल अभी हो रहा है वर्तमान की भाषा में। ठीक है, और जो संस्कृत के वे शब्द जो कि एज इट इज लिए गए हैं अपनी भाषा में, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम। तो तद्भव क्या है देख लेते हैं। अब बताइए, आप इन चारों में से किस शब्द को जानते हैं जो कि आपकी डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल हो रहा है? दिनकर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। दिवाकर बोलते हैं? नहीं बोलते। प्रभाकर बोलते हैं? नहीं बोलते। सूरज बोलते हैं। तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात। बस अपने डेली बोलचाल में जब जो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वही आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? शौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? सौर सैनी। ठीक है, शौर सैनी शब्द को अगर हम आप याद रख सकें तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो शौर से याद रखें, शौर जो है इसको एक और शब्द हम बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, शौर्य। तो शौर्य का जो प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना, शौर्य का जो प्रतीक माना जाता है, शौर्य के लिए जो भूमि मानी जाती है, अब आप बताइए इनमें से कौन सी है शौर्य बलिदान की भूमि? आप लोग खुद ही इसका आंसर दे पाएंगे। जी जी, तो शौर्य और जो सैनिक को आप लीजिए सेना समझ लीजिए। तो जो शौर्य शौर्य की जो सेना है, बलिदान की जो सेना, उनकी भूमि कहाँ पर है इन चारों में से? कहाँ की आपने ज्यादा स्टोरी पढ़ी होंगी? जी बहुत बढ़िया, आंसर नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थानी जो है वो शौर सैनी अपभ्रंश से उसकी उपभाषा का विकास हुआ है। क्लियर हो गया? अगली बार याद रखना, जैसे ट्रिक जो बताया बस उसको आप याद रखिए। शौर से शौर्य बनाना, और शौर्य की जो जमीन है, बलिदान की जो धरती है, वो राजस्थान बताई जाती है। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन करेंगे। जब कोई शिष्य अपने गुरु को बात करेगा लिखकर, तो किस तरह से लिखेगा वो अपने कहानी को, अपने लेटर को, सॉरी। प्रिय गुरुजी, साप्रेम नमस्ते, श्रद्धेय गुरुजी, या भवदीय। ठीक है, भवदी आपको पता है सबसे लास्ट में आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 3 बचे। देखिए, प्रिय और साप्रेम ये अपने बराबर या अपने जो कि प्रिय होते हैं उनको आप कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जब भी आप गुरु या जब भी आप टीचर या जब भी आप किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करें जो कि आपके गुरु के समान वाली योग्यता रखते हो, ठीक है, तो आप उनको क्या करेंगे? श्रद्धेय गुरुजी। ठीक है, परम श्रद्धेय भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर देते रहिए। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? षटकोण वाला कौन सा वर्ण है? दंत्य वर्ण, तालव्य, मूर्धन्य या कंठ्य? जी बताइए जल्दी से आंसर इसका, कि जो शाह है षटकोण वाला, वो कौन से वर्ग में आता है? बहुत आसान है। देखिए, यदि आपको ये बोलना आता हो तो आप इसको बोल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में। ठीक है, तो जब आप बोल रहे तो आप देखेंगे आपकी जो जीवा है, जो ठीक है, जो आपकी जीवा है, जीवा मतलब जो आपकी टंग, जीव। ठीक है, जीवा हमारा हो गया तत्सम शब्द और जीव हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक, तो ये जो हमारी जीवा है वो थोड़ी हल्की सी मुड़ रही होगी। तो जितने जितने भी जब जीव से मुड़ने वाले जो अक्षर शब्द बनते हैं वो सब मूर्धन्य के अंतर्गत ही आते हैं।
जब भी हमारी जो जीवा है याद रखें, जो थोड़ी सी अगर मुड़ेगी अंदर की ओर, ऊपर की ओर, साइड की ओर, तो उसमें एक हल्का सा जो मुड़ाव उत्पन्न होगा वो मूर्धन्य वर्ण ही बनेंगे। ठीक है, सारा कमाल जो है हमारे जो भी हम वर्ण बोलते हैं याद रखें, वो सभी हमारे जो है जीवा से संबंधित होते हैं। जैसे कि देखिए दंत्य वाले देखते हैं। चलो मूर्धन्य की ओर बताता हूँ कि मूर्धन्य में उसके अलावा और कौन से हो सकते हैं। जितना भी टा वर्ग है चाहे वो आपका टा हो, चाहे वो आपका ठा हो, चाहे वो आपका डा हो, चाहे वो आपका ड हो, चाहे वो आपका ढ हो, चाहे वो आपका डा हो। ठीक है, इसमें आपका रा भी आ जाएगा और इसमें आपका ये वाला री भी आ जाएगा। ठीक, और ये आपका श तो है ही। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं दंत्य में। दंत्य की बता के चलते हैं। देखिए दंत्य में आपके जितने भी होते हैं वो ता वर्ग आता है। ठीक है, चाहे वो आपका ता हो, चाहे वो आपका था हो, चाहे वो आपका दा हो, चाहे वो आपका धा हो, चाहे वो आपका ना हो। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे ता वर्ग में क्या है दंत्य। तालव्य की बात करें तो तालव्य के अंतर्गत आते हैं आपके च वर्ग। तो च, छ, ज, झ और या। ठीक, फिर आ जाते हैं कंठ में। कंठ में क्या आ जाएगा, का वर्ग आ जाएगा। तो क, ख, ग, घ और क्लियर होगी सारी बातें। सब लोग लिख लीजिए बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एक वर्ण पूछ लेगा आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इसका आंसर क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया जैसे कि क, ख, ग, घ और ठीक है, इसके अलावा यानी कि जो इसके अलावा कौन कौन से बनेंगे, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। ठीक है, इसके नीचे सबके नीचे हलंत भी आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पंचमाक्षर, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4 और ये कैटेगरी होगी 5। ठीक है, तो ये हो गए सभी के सभी, ये हमारे कौन से होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। अब इनकी जो लिखने का जो तरीका होता है वो आपको दो तरह से लिखने को मिलता है। एक तो आपका एक तो आपका बिंदी लगता है और एक आपका चंद्र बिंदी लगता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो जो ये बिंदी है इसको बोलते हैं आप अनुस्वार। ठीक है, और इसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो आंसर आपको समझ ही आ गया होगा। अंतिम पंचमाक्षर को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं, पर यहाँ पे अनुस्वार नहीं दिया है ना, तो दोनों में से कोई एक दे देगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और अगर दोनों दे दे तो नीचे फिर आपका आएगा कि भैया ये ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर दोनों है। ठीक है, क्लियर हो गया अनुस्वार अनुनासिक की बात। चलिए एक चीज और मैं आपको बता के चलता हूँ। ये तो आपको बता ही दिया कि आपको चंद्र बिंदी और आपको ये बिंदी वाली चीजें समझ में आई हो। एक मैं और आपको बता के चलता हूँ चीजें। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अगर आपने लिखा है, जैसे कि मान लो लिखा आपने पंख, तो पंख में ऊपर आप देखेंगे शिरोरेखा के ऊपर किसी भी तरह की मात्रा नहीं है, ना तो वो ए की मात्रा है, ना कि वो ओ की मात्रा है, ना कि वो ए की मात्रा है। ठीक है, कोई सी मात्रा नहीं है। ठीक है, नहीं है ना कोई सी मात्रा, सिंपल सा आ के साथ जुड़े हुए शब्द है, इसलिए हमारे यहाँ पर बिंदी आ गई। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी कोई ऊपर मात्रा नहीं है, आंख। ठीक है, ये आपका अनुनासिक आ गया, ये आपका अनुस्वार आ गया। अब होता क्या है, कभी कभी किसी किसी शब्दों पर ऊपर आ जाता है किसी प्रकार की मात्रा, जैसे कि मान लो ये। ठीक है, दो बार लिख देता हूं, जैसे कि मान लो कि ये। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये जो बिंदी लग रही है, ये जो बिंदी है याद रखें, ये आपकी अनुनासिक की बिंदी है। याद रखें, ये आपका अनुस्वार की बिंदी नहीं होती। ठीक है ना, ये आपकी अनुनासिक की बिंदी होती है। कब आएगी, किस केस में आएगी, जब ऊपर किसी भी प्रकार की मात्रा हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की जब मात्रा होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा चिंता। ठीक, तो देखिए चिंता में भी ऊपर मात्रा आ गई छोटी ई की, और यहाँ पर आ गई अनुनासिक की बिंदी। ये पूछता है, बहुत गूढ़ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये आज ही नोट्स में जरूर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं मेरी बात। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, एक एक चीजें बहुत बारीक में बताइए, दोबारा से लिख लेना। तो ठीक है, क्लियर हो गई। यदि ऊपर कोई शिरोरेखा के ऊपर, ये आपके शिरोरेखा है, इसके ऊपर किसी प्रकार की मात्रा ना हो तो बिंदी लग जाएगी, और
चंद्र बिंदी लग जाएगी। और अगर चंद्र बिंदी यानी कि जो अनुनासिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यदि ऊपर किसी प्रकार की मात्रा है तो मात्र और मात्र केवल बिंदी आएगी, और ये बिंदी अनुस्वार के अंतर्गत नहीं आएगी, ये अनुनासिक के अंतर्गत ही आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा भैया। अगले बढ़े, जल्दी से यस करा करो और आगे का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कल्पद्रुम किसका पर्यायवाची है? कल्पद्रुम, कल्पद्रुम, कल्प से याद आया, जहां पर भी आपको कल्प जैसा शब्द मिले के लिखे समझ लीजिए वो किसकी बात कर रहा है, ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्री, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, बोधि वृक्ष और कल्प वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें कल्प भी दिया हुआ है और नीचे भी कल्प दिया हुआ है, तो ये चीजें हमारी इसके साथ ही जुड़ जाएंगी। कल्पद्रुम का पर्यायवाची है, और कल्पद्रुम का मतलब क्या होता है, एक वृक्ष है जो कि जिससे क्या होता है, मनोकामना पूरी की जाती है, ठीक है ना। उसके सामने मतलब पूजा करी जाती है, लाइक पीपल और बरगद के जो वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। मनोकामना वृक्ष बोलते हैं उसको। उसके आगे जाके अपनी जो भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप प्रेयर करते हैं। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची क्या है? शिव, शिव मतलब शिव भगवान, ठीक, भगवान की बात कर रहा है, तो इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शिवालय। शिवालय क्या है? एक शिवालय तो एक टेम्पल हो गया, ठीक है ना। शिव का आलय। रुद्र, रुद्र एक रूप है, किसका रूप है? शिव का रूप है, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एक वस्तु है, ठीक है, आपने देखा होगा ना ऐसे करके गोटी मतलब इस तरह की गोल 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 चीजें जिसको माला पहनाते हैं, माला में पहनते हैं या हाथों में जपते हैं। और हरि, हरि एक रूप है, किसका रूप है? हरि, हरि एक रूप है विष्णु जी का, ठीक है। हरि किसका रूप है? विष्णु जी का। बंदर का रूप भी माना जाता है, आपको पता होगी, एक किसी की स्टोरी है, मुझे वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी प्रेयर करता है और भगवान को खुश करके बोलता है कि भगवान मुझे तो आप हरि का रूप दे दो। अब हरि का रूप तो भगवान जी कर देते हैं, किसका रूप देते हैं? बंदर को, क्योंकि बंदर को भी हरि बोलते हैं। और वो जाता है, खुश होता है, पानी में देखता है, तब उसको गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो पूरी कहानी मुझे याद नहीं आ रही, बहुत पहले देखी थी बचपन में कभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? शिव का जो रूप है वही इसका सही आंसर हो जाएगा, रुद्र। रुद्र रूप बोलते हैं ना जब भगवान गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, अपभ्रंश कौन, कहां से फूट के निकली है पंजाबी? तो देखिए एक एक को समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जो महाराष्ट्र की तो आपको पता ही है, मराठी ही है, और तो छोड़ दो, ठीक है। मागधी जो है, मागधी मतलब जो मगध का हिस्सा है, ठीक है। मगध में कौन सी भाषा चलती थी? मगध में चलती थी मगही, ठीक है। या उसको हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, आप उसको बोल सकते हैं बिहारी, ठीक। जो ब्राचड़ है ये नहीं बताऊंगा आपको, ये अगले प्रश्न में आएगा तब बताऊंगा आपको। और लास्ट बची पैशाची, तो पैशाची आपकी क्या है? पंजाबी, ठीक है, पंजाबी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाबी पैशाची। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है? उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है आपको कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए ये जो 3 व्यंजन है, श श श ह, एक को लिख देता हूं, ये आपका हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। य र ल व, ये क्या हो जाएंगे आपके? अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके? अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। और ये श श श, और ये एक और बचा श्र, ये कौन सा हो जाएंगे आपके? संयुक्ताक्षर, ठीक है, क्या हो जाएंगे? संयुक्ताक्षर। अब ये बचे 2, तो 2 भी हमारे इसका सही आंसर है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। एक एक ऑप्शन को डिटेल में बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे से नोट्स बनाएं। देखिए नोट्स बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे आपसे बहुत आगे हैं, जिन्होंने क्या किया है, हमारे जोरावर क्लासेस को, एप्लीकेशन को आपने वहां जाके डाउनलोड करके एनरोल करा है। एनरोल करने के बाद क्या है, जब आप एनरोल कर लेते हैं उसके बाद जो जितनी भी वीडियोज हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, वो सारी जो वीडियोज है वो क्या हो जाती है? अनलॉक हो जाती है। उनको चाहे आप एक बार देखो, चाहे आप 1000 बार देखो, ठीक है, वो सारी वीडियोज अनलॉक हो जाएंगी आपके लिए। सिंपली आपको सिर्फ वहां से जाके अपनी कंटेंट वाली वीडियो को अच्छे से नोट्स बना के, आपको सुंदर सुंदर नोट्स बना के
रख लेने हैं, पढ़ना है, समझना है और यहाँ पर डेली बस क्लासेस में करना है। तो देखिए जो बच्चों ने परचेज किया है कोर्स, वो तुरंत आंसर दे पाते हैं। क्यों दे पाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो कंटेंट पढ़ लिया है और हमारा जो जो जोरावर क्लासेस के पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है ना, बच्चों से पूछिए कि भैया कंटेंट कैसा है, जिन्होंने अपना कंटेंट लिया है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं यूट्यूब में, हमारा जो कम्युनिटी जहाँ पे पोस्ट डलती है वहां पर आप जाके देख सकते हैं बच्चों ने वहां पे क्या क्या कमेंट करें, ठीक है। तब जाके आप सोचिएगा कि आपको पढ़ना है तो कुछ आगे करना होगा, तभी आप उनसे आगे या बराबर निकल पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहचान का तत्सम शब्द क्या है? पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, लिख लीजिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो पहचान का जो मतलब होता है यानी कि किसी भी चीज की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान और अभिधान और अवधान। देखिए जो अभिधान और अवधान है लगभग एक जैसे ही शब्द है। क्या है? रुकावट, बैरियर, ठीक है। प्रज्ञान है, ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये नाम, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारा? प्रत्यभिज्ञान, यही हमारा आंसर है जी, बहुत बढ़िया। एक चीज और याद आ गई, चलो, प्रत्यभिज्ञान से लगभग जुड़ा हुआ शब्द है, ये शब्द जो होता है गारंटी, ठीक है ना। गारंटी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 14 नंबर, एक सेकेंड, चलिए प्रश्न नंबर 14 में करते हैं। 14, प्रश्न नंबर 14 में क्या है? जंगल, जंगल का समानार्थी क्या है? जंगल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं जंगल को फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, या इसको जंगल भी दिखता है, ठीक है। तो कह रहा है समानार्थी क्या है? बहिन नहीं, द्रुमदल, कानन, कुसुम। कुसुम याद रखें, कुसुम क्या होता है? कुसुम होता है फ्लावर। अब दो बच्चे, द्रुमदल और कानन। यदि आपने, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, यदि आपने कभी वंदे मातरम गाया हो, ठीक है, तो उसमें एक लाइन आती है, फुलकित फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल, ये वाला शब्द, ठीक है। तो फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम, तो द्रुमदल का मतलब क्या हुआ? देखिए फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम का मतलब ही मैं पूरा बताता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर वाक्य लिखे हैं वंदे मातरम के, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा जरा कमेंट करके बताइए, इतना आगे बढ़ते हैं। तो फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम का मतलब हुआ कि फूलों से लदे हुए वृक्षों के झुंड, वृक्षों के झुंड, ठीक है ना, जो कि इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं। तो फूलों से लदे हुए वृक्षों के झुंड को क्या बोलते हैं? द्रुमदल बोलते हैं, द्रुमदल, ठीक है। तो ये जंगल का समानार्थी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? फूलों के पेड़ों को बोल रहे हैं, बड़े पेड़ों पे बड़े बड़े फूल लगे झुंड है, ठीक है। तो जंगल का क्या है? हमारा कानन, ठीक है। कानन, कानन, कानन जंगल का समानार्थी है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15 पे बहुत आसान सा आ गया ये तो, कि खर का पर्यायवाची क्या है? खर, खर बताइए जल्दी से, पर्यायवाची क्या है? खर का खरगोश होगा? नहीं होगा, बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए, आंसर कर देते हैं। शशक, मूर्ख, गधा, जी। खर का जो पर्यायवाची शब्द है, जो अर्थ है, मैं आपको बता देता हूं। इसको वैसे बोलते हैं, ये भी आपका तत्सम शब्द में पूछता है, गर्दभ। गर्दभ मतलब गधा, ठीक है। डंकी, ओके। खर का पर्यायवाची क्या हो गया? गधा। चलिए अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है? मिथ्या, मिथ्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मिथ, का विलोम शब्द कौन सा है? यानी कि इसका उल्टा क्या होता है? मिथ क्या होता है पहले आप जानते हैं, मिथ को जानिए। मिथ होता है किसी भी चीज को लेकर जो दिमाग में किसी प्रकार का एक अजीब सा भ्रम पैदा हो जाना, उस बात को लेकर थोड़ा सा आप श्योर ना होना, ठीक है ना, तो वो आपकी कहलाती है मिथ्या। तो मिथ्या का विलोम क्या होगा? आडंबर और धुंधला, देखिए लगभग वही समान दे रहा है, ठीक है ना, आडंबर भी और धुंधला भी। दिखाना और सत्य, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य। मिथ का अपोजिट क्या होता है? याद रखें, ट्रुथ,
ठीक है, आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 बहुत आसान सा आ गया कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, बताना है कि जो अब्ज का गलत विकल्प है। शंख, चंद्रमा, मेघ और कपूर। यहाँ पे देखेंगे 3 शब्दों में कुछ समानता पाई जा रही है, एक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखिए शंख और चंद्रमा और कपूर, इन तीनों का जो संबंध है वो जल से होता है। अब्ज का मतलब क्या हुआ? अब्ज। अब्ज का मतलब हुआ, यहाँ पर पानी का मतलब हो गया अब या आब, और प्लस हो गया आपका जा। तो जा का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, शंख भी जो है और जो कपूर है वो आपका पानी से ही जन्म लेता है। ठीक है ना। अगर आपका ये हो जाता क्या, अम्बुद, ठीक है, वारिद, ठीक है, मेघ, ये सब हमारे क्या है, अम्बुद के। पर यहाँ पे जा है तो इसलिए आंसर हमारा 1 2 3 ये ठीक है। तो आंसर क्या हमारा इसके हिसाब से, आंसर नंबर सी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। जी, अभी कराया था ना अंत्यस्थ व्यंजन, जल्दी से आंसर बताइए। ये तो आपको खुद ही बताना है, इसमें टाइम मत खराब कराओ। ये सारे ही समझाए थे मैंने भी आपको। जी, जल्दी से बता दो, ये कौन से हैं? कमेंट करके बताइए ये कौन से हैं। इसके अंदर एक ये नहीं है, बताइए कौन सा है ये? ऊष्म व्यंजन, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? इसके अंदर ये भी जोड़ देते हैं। क्या बन गया ये हमारा? जल्दी से जल्दी से, संयुक्ताक्षर। ठीक है, ये कौन सा है? जल्दी से बताइए, जी बताइए जल्दी से। अयोग हुआ। ठीक है, यार अलावा क्या होता है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। जी, अंत्यस्थ व्यंजन। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? अली और अली। देखेंगे यहाँ पर ई की मात्रा है और यहाँ पर ई की मात्रा है। शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है कि इस दोनों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा है। देखिए जब आप हिंदी को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीजों को समझते हैं और अपने अपने आसपास के अर्थ में जोड़ते हैं। तो आपको बताता हूँ कि जो अली शब्द है इसको बस आप जान लीजिए, क्योंकि अक्सर साथ में पूछा था, ये आया हुआ है यूपी में हिंदी में। ठीक है, तो याद रखें जो अली शब्द का मतलब होता है वो होता है भौरा। तो इसके साथ में क्या देगा आपको? सखी ही देगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अली अली। क्लियर होगी बात। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, आखिरी प्रश्न हमारा। चलिए बताइए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हो। ठीक है, जी बताइए। नेवर हैपेंड, बताइए क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम या कोई नहीं। चलो आपकी हेल्प कर देता हूं फटाफट से, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन तीनों में से बताइए। बहुत आसान है वो, 20 क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान है। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ गए। जी, अनुपम होता है जिसकी किसी से उपमा ना की जाए, यानी कि तुलना ना की जाए। अभूतपूर्व होता है जो कि कोई भी काम हो चुका होता है, ठीक है ना, किया जा चुका, जैसे कि कोई भी चीज हो गई। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत का मतलब हुआ जो कि बिल्कुल यूनिक हो। ठीक है, यूनिक, जब यूनिक जैसा शब्द आप लगाते हैं तो यहां रखें कि वो काम पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए वो क्या नाम हो जाएगा? अद्भुत। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो जल्दी से, अब टाइम है आपका स्कोर जानने का। बताइए आपका क्या स्कोर रहा आज का। ठीक है, कैसे स्कोर बताना है आपको, हमेशा बताता हूँ आपको कि आपको अपना जो स्कोर है वो आप ऐसे बताइए, जैसे कि मान लीजिए किसी के हैं 17 में से 20 और उसका नाम, जैसे कि मेरा नाम। ठीक, याद रखें, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं तो कुछ बच्चों के नाम से तो वो आपका यूट्यूब की आईडी है, बट कुछ नाम के कुछ अलग अलग नाम है। ठीक है, अच्छा याद आया, एक बच्चे ने कमेंट किया मुझे लाइव क्लास में, बोला कि सर आप साउथ इंडियन टीचर हो क्या?
तो बच्चे लोग, मैं साउथ इंडियन टीचर नहीं हूँ, बट मैंने साउथ इंडिया में 2 साल केवी में जॉब की है, ठीक है ना। तो पता नहीं आप लोगों ने किस तरह से, उस बच्चे ने मुझे बोला, ठीक है। मैं नॉर्थ इंडिया का ही हूँ, और नॉर्थ इंडिया नहीं, मैं इंडिया का हूँ, ठीक है, आई मीन इंडियन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हम भारत में रहते हैं, हम सभी भारतवासी हैं, ठीक है। जिसका भी जन्म जिस जगह पर हुआ है वो एक भारतवासी ही है, ठीक है ना। वो आपका कोई साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट का या वेस्टर्न का, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी लोग भारत में हैं, भारत के हिस्से हैं, सब लोग अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी भाषा है, यही हमारे विविध भारत की एक पहचान भी है, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।